company appoint political commercial agent known as resident in the Indian state. Their role was to serve and further the interest of the company. Throughout the residence, the company officially began interfering in the internal affairs of Indian state. They tried to decide the appointment of the administration officially and even successor of the throne. तो बेटा जब देखो हमने पिछली वर्कशीट में देखा था कि बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर के बारे में हम पिछली वर्कशीट में देख चुके हैं। बैटल ऑफ बक्सर के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एजेंट अपॉइंट किया जिसे क्या कहा गया, रेजिडेंट। उन्होंने क्या किया, ये रेजिडेंट थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रॉफिट के या इंटरेस्ट की बातों के बारे में सोचना ये इनका काम था। लेकिन धीरे धीरे जो एजेंट थे उन्होंने क्या किया, जो इंडियन स्टेट के इंटरनल अफेयर्स थे, जो जैसे कि इंटरनल जो काम थे उन पर भी क्या करना चाहिए, इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने ये डिसाइड करना शुरू कर दिया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल होगा वो कौन होगा, किस तरह का राजा होगा, इस तरह के जो काम थे उनमें भी जो ये रेजिडेंट्स थे इन्होंने क्या दिखाना शुरू कर दिया, अपना इंटरेस्ट। सम टाइम द कंपनी फोर्स द स्टेट इनटू सब्सिडरी एलियंस। अब धीरे धीरे कंपनी ने क्या किया, अपना जो स्टेट्स जिनके साथ वो अपना सेटअप कर रही थी उन स्टेट्स से भी क्या शुरू कर दिया लेना, सब्सिडरी अलियंस। मतलब कि अकॉर्डिंग टू द टर्म दिस अलियंस इंडियन रूलर वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्मी फोर्स। इंडियन जो कंपनी थी, इंडियन रूलर्स थे, वो अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी को नहीं रख सकते थे। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी। वो किसके थ्रू प्रोटेक्टेड होंगे, कंपनी के थ्रू। बट फॉर द रूलर हैड टू पे फॉर सब्सिडरी फोर्स टू द कंपनी। इसके लिए कंपनी को कुछ रूलर्स है उन्हें कंपनी को कुछ पे देना पड़ेगा। इफ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट देन पार्ट ऑफ द टेरिटरी वॉज टेकन बाय द पेलेंटी। अगर कंपनी वो जो चार्ज है या जो पेमेंट है वो देने में फेल हो जाते हैं, किसी भी रीज़न से नहीं दे पाती है, तो जो वहाँ का उनके जो पार्ट है, ज़मीन का पार्ट है, जिस एरिया में वो रह रहे हैं उसका कुछ पार्ट एज ए पेनल्टी उनको देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, रिचर्ड वेलेस्ट वॉज द गवर्नर जनरल एट दैट टाइम। नवाब ऑफ अवध हैड टू सीज half of his province in 1801 when the unable to pay for subsidiary force। एग्जाम्पल के तौर पे देखो यहाँ पे बताया गया कि अवध के जो नवाब थे उनको उनसे उनके जो 1801 में क्या किया गया था, उनको अपनी सब्सिडरी अलियंस देना पड़ा था, उनसे ले लिया गया था क्योंकि वो जो पेमेंट थी वो नहीं दे पाए थे। हैदराबाद वॉज ऑल्सो फोर्स टू सीज टेरिटरीज ऑफ द सिमिलरली ग्राउंड्स। इसी तरह हैदराबाद के भी कुछ एरियाज को जो फोर्सफुली ले लिया गया था सब्सिडरी अलियंस के नाम पर। ठीक, देखिए किस तरह से जो कंपनी थी अपने रूल बना रही थी और उनको जो वहाँ के रूलर्स थे उन पे क्या कर रही थी, इम्प्लीमेंट कर रही थी। अब ये तो थी बेटा एक तरह से जो सब्सिडरी मतलब जो जिसे कहते हैं बैटल थी कि साइड बाय साइड चल रही थी। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए डायरेक्ट फॉरेनेशन। देखिए क्या दिया गया बेटा, एक सेकेंड। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशंस। After gaining strength of earlier year of the company restored the direct military and confirmation when it was a threat to its political and economic interest. This can be understood throughout the following two examples। अब देखो मतलब एक तरफ से तो वो क्या कर रही थी, सब्सिडरी मतलब लड़ाई लड़ रही थी, धीरे धीरे जो ज़मीनें थी उन पे कब्जा कर रही थी। अब कुछ जगह ऐसे थे जहाँ के नवाब या जो राजा थे वो बिल्कुल इसके खिलाफ थे, वो इसमें इंटरेस्ट नहीं थे। तो इसलिए अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे अपने और मजबूत होना था, उसने क्या कर दिया, सीधी लड़ाई बोल दी। अब सीधी लड़ाई की भी आर या पार, अब तो सीधी ही लड़ना होगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। तो फर्स्ट है टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर। मैसूर हैज़ गेन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ रूलर लाइक हैदर अली एंड हिज सन टीपू सुल्तान। जो मैसूर था उस समय बहुत ताकतवर बेटा बोला जाता, लीडरशिप और एक ताकतवर स्टेट था जहाँ पे क्या था, जिसके रूलर कौन थे, हैदर अली और टीपू सुल्तान। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ मालाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेज पेपर एंड करमाडोन। क्या कहा जा रहा है, देखो मैसूर के एरिया के जो मैसूर था वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड करता था, व्यापार करता था मालाबार कोस्ट में, जहाँ पे कंपनी क्या परचेज करती थी, पेपर और कैरामडन, इलायची पर पे करती थी, काली मिर्च और इलायची। In 1785, Tipu Sultan stopped to export sandalwood, pepper and cardamom। 1785 के बाद में इन 1785 में टीपू सुल्तान ने सैंडलवुड, पेपर एंड करमाडोन को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, कंपनी को ये चीज़ें देना बंद कर दी। थ्रू आउट द पोर्ट ऑफ हिज किंगडम, अपने पोर्ट का जो पोर्ट, अपने किंगडम का जो पोर्ट था वहाँ से जितना भी एक्सपोर्ट करना था वो कंपनी को देना बंद कर दिया। दिस अलाउ लोकल मर्चेंट दिस ट्रेडिंग विद कंपनी, और जो वहाँ के लोकल मर्चेंट थे उनको भी इस चीज़ के लिए उन्होंने मना कर दिया। ही ऑल्सो एस्टेब्लिश ए क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया
एंड मोनराइज हिज आर्मी विद देयर हेल्प। अब उन्होंने क्या किया इसके साथ, उन्होंने जो फ्रांसीसी थे, फ्रेंच थे वहाँ के, उनसे भी उन्होंने क्या किया, अच्छा रिलेशनशिप, अपना रिलेशनशिप अच्छा किया, मजबूत किया। और उसके साथ अपनी जो आर्मी थी, अपनी जो सेना थी उनकी, उनको भी मॉडर्नाइज किया उनकी हेल्प के साथ में। द ब्रिटिशर वॉज फ्यूरियस एंड फाउट 4 वॉर। अब ब्रिटिश इससे क्या हुए, बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने 4 वॉर्स इनके साथ में लड़ी। देखो कब, 67 to 69, 80 to 84, 90 to 92 और 99 में, टू डिफीट देम। फाइनली द बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम, टीपू सुल्तान वॉज किल्ड। देखो क्या हुआ, 4 बैटल हुई उनके बीच में। फाइनली श्रीरंगपट्टनम जो बैटल थी उसके अंदर क्या हुआ, टीपू सुल्तान किल्ड हो गए, मारे गए। मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्म्ड रूलिंग डेस्टिनी ऑफ द वार्डनस्टाइन एंड द सब्सिडी अलाउंस वॉज इम्पोज्ड ऑन द स्टेट। जब फाइनली टीपू सुल्तान की डेथ हो गई, तब जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने फोर्सफुली जो सब्सिडरी अलाउंस दिया था वो यहाँ पे भी उसने क्या कर दिया, लागू कर दिया। अब देखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल था, अब सेकेंड देखते हैं। War with the Marathas. From the late 18th century, company also sought the crop of the Maratha and eventually destroy Maratha power. अब कंपनी देखो, मैं यहाँ पे तो सब डिस्ट्रॉय कर चुकी थी, टीपू सुल्तान का पूरा वो हड़प चुकी थी वहाँ पे। अब धीरे धीरे वो मराठा की पावर्स को जानती थी। अब उन्होंने क्या किया, मराठा की पावर को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए सोचने लगी। With their defeat in India, third battle of the Panipat in 1761, the Maratha dream to ruling the from Delhi was shattered. अब क्या हुआ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 के बाद में जो मराठा था वो भी क्या हुआ, शैटर्ड होना शुरू हो गया। दे वर डिवाइड इनटू मैनी स्टेट्स। अब वो क्या हुए, मैनी स्टेट्स में डिवाइड हो गए। देयर डिफरेंट चीफ्स। अब उनके चीफ्स भी जो थे, चीफ दे वो भी क्या थे, सरदार थे, वो भी क्या थे, डिफर थे। बिलोंगिंग टू डेंसिटी सच एज सिंधिया, होलकर, गाइडवर्ड एंड भोसले। अब उनके जो सरदार थे, जो उनके चीफ थे, वो भी क्या थे, अलग अलग थे। दीज चीफ वर हेल्ड टुगेदर इन कॉन्फिडेंसी अंडर द पेशवा। ये जो चीफ थे ये क्या थे, एक जैसे कि एक राज्य मंडल होगा ना बेटा, उसमें क्या थे, उनके जो हेड था वो कौन था, पेशवा था। और वो सब उनके क्या थे, उसके मेंबर्स थे। who become an effective military and administration head based on in पुणे। अब देखो इनका हेड कौन था, इनका हेड था पेशवा। और ये लोग जो सिंधिया बोला गया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले, ये इनके क्या थे, उनके मेंबर थे। जो उनकी सभा थी उनके क्या थे, मेंबर थे। और ये जो पेशवा था ये कहाँ रहते थे, पुणे में। माधजी सिंधिया एंड नाना फडणवीस वर टू फेमस मराठा सोल्जर इन स्टेट। वहाँ पे कौन थे, माधाजी सिंधिया एंड नाना फडणवीस वर आर टू फेमस मराठा थे, मराठा सोल्जर्स थे। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा गया, द मराठा वर सबड्यूज इन अ सीरीज ऑफ वॉर। अब क्या हुई, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या बोल दिया था, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसने क्या बोल दिया था, सीधी लड़ाई बोल दी थी। तो अब उन्होंने मराठास के साथ में भी क्या बोली, सीधी लड़ाई। इन फर्स्ट वॉर द ended in 1782 with the threat of the Salbai. There was no clear victory. अब देखो फर्स्ट जब लड़ाई हुई, फर्स्ट वॉर हुआ 1782 में, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 to 5 was fought in different front, resuming in the British gaining Orissa and the territory north of the Yamuna river including Agra and Delhi. अब देखो क्या कह रहे हैं, जब सेकेंड वॉर हुई एंग्लो मराठा वॉर 1803 to 5 के बीच में जो वॉर हुई, उसके अंदर क्या हुआ, ब्रिटिश ने क्या हुई, उसने अपना हुकूमत दिखाई, अपना थोड़ा दिखाया। उड़ीसा और टेरिटरी उन्होंने यमुना रिवर के जितना आगरा और दिल्ली है इस एरिया को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 एंड 19 क्रस्ट मराठा पावर। फाइनली जब 1817 और 19 में जब थर्ड वॉर हुई, तब उन्होंने पूरी तरह से मराठा की पावर को क्या कर दिया, क्रस्ट कर दिया। द पेशवा वॉज रिमूव्ड एंड सेंट अवे विद द बिथुर न्यूर द कानपुर विद अ पेशन। अब देखो क्या क्या, यहाँ पे पुणे में रहते थे। अब उन्हें पुणे से जो पेशवा था उनको कहाँ, वहाँ से हटाकर कहाँ भेज दिया गया, कानपुर में। द कंपनी नाउ हैड ए कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरी साउथ ऑफ द विंध्यास। अब देखो क्या कहा जा रहा है कि अब पूरी तरह से कंपनी जितना भी साउथ का एरिया था उस पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल कर लिया था। तो देखो कैसे धीरे धीरे अपना सिर्फ बिजनेस करने आई थी और किस तरह से पूरा यहाँ पे शासन अपना स्थापित कर लिया। तो आइए देखते हैं बेटा इसके क्वेश्चन आंसर। हाउ डिड ईस्ट इंडिया कंपनी टेक कंट्रोल इन इंडियन स्टेट थ्रू आउट सब्सिडरी अलियंस। तो आइए देखते हैं किस तरह से उसने अपना कंट्रोल ले लिया था बेटा। देखिए बहुत अच्छे से यहाँ पे आंसर दिया गया है बेटा। देखिए यहाँ से, अकॉर्डिंग टू द टर्म दिस एलियंस इंडियन रूलर वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्मी फोर्स, दे हैव टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, बट that rule had to pay the subsidiary force to company. If the Indian ruler failed to make payment, then part of the territory was taken away as a penalty.
For example, when Richard Welzer was the Governor General at the time, Nawab Awadh had seized half his province in 1851 when the was unable to pay for his subsidiary force. तो ये हो जाएगा बेटा फर्स्ट का आंसर आपका। बहुत अच्छे से आपकी वर्कशीट में दिया गया है और कहीं जाने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि हमें एग्जाम्पल के साथ इसे समझाना पड़ेगा। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2। वाई वर ब्रिटिश फ्री विद टीपू सुल्तान, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंशन। क्या था बेटा, क्यों, पहले फर्स्ट तो हमें बताना होगा कि क्यों जो टीपू सुल्तान से जो अंग्रेज थे वो फ्यूरियस थे, क्यों गुस्सा हुए थे, बताइए। हम कर चुके हैं बेटा इसको। तो देखो बेटा यहाँ से हो जाएगा इन 1785, ये सेकंड का आंसर। टीपू सुल्तान स्टॉप टू एक्सपोर्ट सैंडवुड पेपर कैरमडन थ्रू द पोर्ट ऑफ हिज किंगडम एंड डिसअलाउ लोकल मर्चेंट फ्रॉम ट्रेडिंग with the company. He also established a close relationship with the French and India and modernized his army with their help. British fears and fought 4 wars and finally defeat. यहाँ से बेटा यहाँ तक कर लीजिएगा, ठीक है आंसर। ये हो जाएगा सेकंड का आंसर बेटा। टीपू यहाँ से लेके इनसे लेके पूरा किल तक टीपू सुल्तान यहाँ पे किल्ड हो गए थे, तब तक इसका रिजल्ट ये हुआ ना। देखो फर्स्ट तो क्या रीजन थे हमने बता दिया, सेकंड पैराग्राफ में हमने क्या बताया कि उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उन्होंने 4 बैटल्स किए, उनके साथ में वॉर की और लास्ट में टीपू सुल्तान की डेथ हो गई, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सेकंड का आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच वर द मेजर डेंसिटी मराठा पावर, हाउ वाज द कॉन्फरेंशन रूल्स। देखिए आइए देखते हैं बेटा, ये हम कर चुके हैं बहुत अच्छे से। क्वेश्चन अभी समझा था कि फोर्थ है ना, यहाँ से देखो chiefs belonging to dynasties such as Sindhia, Holkar, Gaikan and Bhosle. These chiefs were held together in a conference under a Peshwa who became an effective military and administration head based in पुणे। यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा थर्ड का आंसर बेटा। कहीं और एक्स्ट्रा लिखने का कुछ जरूरत नहीं है, यहीं से आपका पूरा आंसर बन रहा है, तो ठीक है यहाँ से हो जाएगा थर्ड का आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हावर मराठा सबड्यूज बाय द कंपनी। देखिए यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 4, यहाँ से लेके बेटा आप यहाँ तक लिख दीजिएगा, यहाँ तक ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 4। पूरा आपका एग्जैक्ट है, बहुत बहुत अच्छे से दिया गया, समझा चुकी हूँ इसलिए दोबारा नहीं समझा रही हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका हो जाएगा फोर्थ का आंसर। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।